हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम आपको आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर है जो 2016 में ये पेपर हुआ था। तो इसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों कैसे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। आने वाले 4 और 5 तारीख को दिसंबर में एग्जाम होने वाला है ग्राम विकास अधिकारी का। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ये पेपर है आपका 2016 का। इसमें आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग से हो या गणना वाले सेक्शन से हो या फिर जीके वगैरह उत्तराखंड वगैरह से हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चंस, तो इससे अंदाजा लगाना कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है लेवल चेंज हो गया है, अभी इस समय थोड़ा इतने ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा उनका लेवल हाई कर दिया गया है। तो हम देखेंगे इसमें 50 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के इस सेट में। तो क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर 100 के 100 क्वेश्चन करूंगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्द ही थोड़ी देर के बाद दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसका पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज अभी ये जो है पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देना। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट या कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें। निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? हिंदी का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन जो है। तो पंचम अक्षर कौन सा? भाई देखिए आप, क ख ग घ, ठीक है, ये चौथा अक्षर है। ठीक है, ये चौथा है। उसके बाद त थ द ध, ये पहला अक्षर है। और प फ ब भ में वाले सीरीज में ये पहला अक्षर, ये भी पहला अक्षर है। म को देखेंगे आप, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये कैसा अक्षर है? ये पंचम अक्षर है, यानी कि 5th नंबर का जो है ये अक्षर है। ठीक है, ये वर्ण। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है, ठीक है, उसको संयुक्त बोला जाता है। तो आप देखेंगे ज्ञ दोस्तों, ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज्ञ में जो है ज भी आता है। आपको आप जब इसका जो है पूरा वर्ण रचना पढ़ेंगे, वर्णमाला, तो उसमें आप पढ़ेंगे इसमें किस तरीके से बना। तो ये जो है यहाँ पर को संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? भाई हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण आप करण कर देंगे, लेकिन करण यहाँ पर नहीं होता है। करण जो होता है दोस्तों वो जुड़ने के अर्थ में होता है करण। ठीक है, करण में विभक्ति जो आती है वो से आती है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कहेगा कि भीड़ मतलब लाइन से, राहुल लाइन से जुड़ गया, ठीक है, तो या इस तरीके से कुछ बात कहेंगे जहां पर जुड़ने के अर्थ में लिया जाएगा, वहां पर करण आएगा, वरना अपादान आता है। ठीक है, अपादान में भी से विभक्ति आती है, अपादान कारक में से विभक्ति आती है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई चीज जब पृथक हो रही होती है, किसी चीज से हट रही होती है, अलग हो रही होती है, वहां पर अपादान कारक आता है। तो आप देखिए हिमालय से गंगा क्या है? हिमालय से निकल रही, हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? तो ये अपादान कारक आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। उसके बाद है हिन हिनाना। भाई हिन हिनाना जो है घोड़ा, जैसे हम बोलते हैं गाते हैं, उसी तरीके से घोड़ा क्या करता है? हिन हिनाता है। तो हिन हिनाना एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ये हिन हिनाना क्रिया है। ठीक है, हिन हिनाना क्या है, लेकिन क्रिया ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इसको कहीं कहीं पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कहीं पर विशेषण भी दिया होता है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, इसको कमेंट करके जरूर बताना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? भाई योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, योगाभ्यास में। ठीक है, तो यहाँ पर आ वगैरह कुछ मिलने से क्या बनता है लास्ट में? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह ये बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, योगा आ बन रहा है ना, तो आ बन रहा है, तो ये क्या होगा? दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई। बाकी गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि यहाँ पर नहीं होगी। फटाफट से 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी से जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। उज्जवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उज्जवल की, जबकि यहाँ पर उज्जवल गलत है। ठीक है, नीरस भी गलत है, नीरस होना चाहिए था, नीरस लिखा है। उज्जवल में 2 आधा ज आते हैं। ठीक है, तो 2 आधा ज आते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। पारिवारिक लिखा है जबकि पारिवारिक होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अतिथि बिल्कुल सही है। अतिथि, अतिथि कैसे लिखा जाता है? दोनों में छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा त में भी और थ में भी, दोनों में छोटी ई की मात्रा आती है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से अतिथि सही है। उज्जवल में 2 आधे ज आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है पेपर में, जरूर आता है।
शिरीष के फूल किसकी रचना है भाई? शिरीष के फूल किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, शिरीष के फूल दोस्तों, ठीक है। शिरीष के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये एक निबंध है दोस्तों, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें संघर्ष और मतलब इस तरह की कहानी दिखाई गई है। शिरीष का फूल होता है, उसके किस तरीके से संघर्ष करता है, ठीक है। ये सारी चीज इसमें बताई गई इस कहानी में, इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो उसके ही जैसे होते, सेम अर्थ बताते, ठीक है। आसमान को और क्या बोला जाता है? अंबर बोला जाता है, ठीक, अंबर बोला जाता है, आकाश बोला जाता है, ठीक है, और गगन बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, गगन, ठीक है। अनल आग का है, पवन हवा का है, सुमन फूल का है, ठीक है। आकाश, गगन, अंबर, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम कौन सा है भाई? अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ होता है। अनाथ का उल्टा, ठीक है, अनाथ का उल्टा क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बनावटी हो, ठीक है, जो बनावटी होता है उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे, ठीक है। कृत्रिम क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं। बाकी प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें जो होती नैसर्गिक होती हैं, प्राकृत होती हैं और प्राकृतिक होती हैं, ठीक है। यानी कि ये तीनों क्या है? खुद बनी हुई प्रकृति के द्वारा या फिर ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। और कृत्रिम चीजें क्या होती है? इंसानों के द्वारा, हमारे द्वारा बनाई गई होती है, बनावटी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अपना उल्लू सीधा करना, तो ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना मतलब निकालना, ठीक है। बोलते हैं ना, अपना उल्लू सीधा कर लिया यार उसने, उसके बाद फोन ही नहीं किया, ठीक है, कांटेक्ट नहीं रखा। तो अपना मतलब निकालना, इसका मतलब हो गया अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हुआ? अपना मतलब निकालना। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हुआ। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना भाई। एक तवे की रोटी, भगवान, मनुष्य जो है एक तवे की रोटी है, भगवान के एक ही तवे की रोटी है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, यानी कि सभी क्या है? एक समान है। तो सभी एक समान इसका सही उत्तर हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। सभी क्या हुए? एक समान हुए। भगवान के लिए सभी एक तवे की रोटी है, क्या छोटी क्या मोटी, ठीक है। भगवान के लिए सभी एक समान हैं। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? भाई उत्तराखंड की बोली, गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है, कुमाऊनी उत्तराखंड की बोली है। अब यहाँ पर जौनपुरी दिया है दोस्तों, ये होना चाहिए था जौनसारी, ठीक है, जौनसारी होना चाहिए था। तो ये जौनसारी भी है। उसके बाद रह जाती है भोजपुरी, ये कहाँ की है? ये बिहार की है, ठीक है। कहाँ की है भोजपुरी? बिहार साइड में नीचे इधर को बोली जाती है। चलिए आगे। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? भाई रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशा अल्लाह खान, ठीक है। इंशा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचयिता है दोस्तों। आगे है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? भाई साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, ठीक है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। आगे, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उपनामों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? भाई ये शैलेश मटियानी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, शैलेश मटियानी, ठीक है। शैलेश मटियानी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। आगे, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भाई 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषाएं नहीं हैं? देखिए आप नेपाली कर देंगे, ठीक है। नेपाली भी शामिल हो चुकी थी, पहले नहीं थी, लेकिन बाद में नेपाली को भी शामिल कर लिया गया। हिंदी तो है ही, नेपाली है, गुजराती है, यहाँ पर राजस्थानी नहीं है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को परसों के APO के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पर राजस्थानी की जगह पारसी लिखा गया है, ठीक है, पारसी दिया गया है। तो यहाँ पर APO के एग्जाम में ये पूछा गया है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो इसको उठाकर वहाँ पर रखा गया था। तो राजस्थानी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था दोस्तों, चिदम्बरा के लिए, ठीक है। शायद 1968 में या 1962 में ये हुआ था, ठीक है ना, 1962 या 8, कंफर्म कर लेना दोस्तों इसको, है ना। तो ये चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यही क्वेश्चन परसों APO के एग्जाम में भी आया था, लेकिन उसमें ये पूछा गया था कि 4 राइटरों के नाम दिए गए थे, उसमें से पूछा था
कि किस इन चारों में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वहां पर किसका नाम सही था, सुमित्रानंदन पंत का। ये 2 क्वेश्चन जो है सीधे के सीधे उठाए थे दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान रख लेना। आगे है उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो उपमा अलंकार दोस्तों देखिए 2 होते हैं, एक तो शब्दालंकार होते हैं और दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्दों का खेल होता है और अर्थालंकार में अर्थ की सुंदरता होती है, ठीक है, अर्थ विभिन्न अर्थ निकलते हैं, अर्थों का खेल होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। तो ये किस अलंकार का उपभेद है, ये है अर्थालंकार का उपभेद। ऑप्शन सी यहाँ पर का आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अर्थ के आधार पर अलंकारों का निर्धारण होता है और खूबसूरती होती है। आगे बढ़ें, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चौपाई में जो है 16, प्रत्येक चरण में इसकी 16 मात्राएं होती है दोस्तों। आपको पता होगा, मात्राएं गिनना आपको आता होगा, ठीक है। उसके बाद असंगत शब्द चुनिए। असंगत शब्द मतलब जो इनमें से बेमेल शब्द है। देखिए बैट है, रन है और कैच है, ये सभी ये 3 के 3 किससे संबंधित है दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये तीनों किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें पंच, तो पंच किससे संबंधित है भाई, ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। पंच किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। जबकि हम यहाँ पर देखें ये बाकी 3 के 3 ये क्रिकेट से संबंधित है। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, असंगत चुनना था तो ये पंच हो जाएगा। आगे, इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है भाई, ये अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर को सही है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रिक्त स्थान भरें, ठीक है। 1 4 9 16 ... 49 भाई यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। देखिए 1 का स्क्वायर, इसमें आप स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, या फिर आप कहेंगे तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार आंसर करेंगे भाई, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ये सब ठीक है, यहाँ तक 5 का स्क्वायर 5 × 25 होता है, 6 का स्क्वायर 6 × 36 होता है, ठीक है। तो आंसर कहाँ पर को है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल सीधा सीधा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर होगा। तो इनमें से लुप्त अक्षर कौन सा होगा भाई। देखो आप बीच में ए दिया गया है, उसके अलावा कोई ए के बाद क्या आता है, बी के बाद सी दिया है, यहाँ पर सी के बाद क्या आता है, डी इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आप करेंगे A B C D E F G, ठीक है। उसके बाद H, फिर I, फिर यहाँ पर को क्या आएगा J, ठीक है। इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। एक अक्षर इसमें मिस करके दिखाया गया है। फिर J के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आएगा, ठीक है। सरल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो भाई ये है प्रश्न चिन्ह बीच में, ठीक है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है। सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर को इनको जोड़ देंगे, ठीक है। इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, 10 6 16 1 17, ठीक है। 9 और यहाँ पर भी आना चाहिए 17 और यहाँ पर भी आना चाहिए 17, 12 13 14 15, 15 2 17, ठीक हो गया। ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब यहाँ पर 17 नहीं आया है, तो यहाँ पर 9 6 कितना आया, 15 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 15 आया, 17 में से 15 गया 2, यानी कि यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा हमको, 2 आएगा, ठीक है। 9 6 15 16 17, ठीक है। यहाँ पर 17 आ जाएगा अगर बीच में अगर 2 भरा जाए तो। ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज्यादा अंक पाए हैं, ठीक है। अब देखिए कोई परीक्षा दी है, 3 बच्चों ने एक परीक्षा दी है। एक का नाम है आभा, ठीक है, आभा, और दूसरे का नाम है रिया, ठीक है, दूसरे का नाम है रिया, तीसरे का नाम है राहुल, ठीक है। ये तीनों ने परीक्षा दी है। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज्यादा अंक पाए, यानी कि आभा ने ज्यादा अंक पाए हैं और रिया ने उससे कम अंक पाए हैं, ठीक है। आभा ने क्या किए हैं, रिया से ज्यादा अंक पाए हैं और राहुल ने आभा से कम अंक पाए। अब राहुल ये है, राहुल ने आभा से कम अंक पाए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता, यहाँ पर ये साफ नहीं है कि उसने क्या रिया से भी कम अंक पाए हैं या रिया से ज़्यादा पाए हैं। भाई इसमें कन्फ्यूजन हो गया ना, तो इसका मतलब उत्तर क्या हुआ, जानकारी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी में दिया है तो ये सही होगा। यहाँ पर जानकारी पर्याप्त नहीं है,
इसीलिए इसको इस उत्तर का बिल्कुल सही उत्तर नहीं निकाला जा सकता। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, जो जो अंक हैं सबसे पहले उनको लिख लो आप, ठीक है। जैसे फर्स्ट में 15 है, एन के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, उसके बाद 10 है, पी के लिए जगह छोड़ दो, 3 लिख दो, एम है उसके बाद उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर 5 लिख दो, ठीक है। उसके बाद पी को छोड़ दो, 4 लिख दो, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, चलिए देखिए। अब फर्स्ट में n दिया है तो n की जगह क्या बोला गया, n की जगह माइनस लगाना। आप देखेंगे n का मतलब माइनस है और p का मतलब क्या है, गुणा है, और m का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। तो n की जगह, और 10 और 3 के बीच में p है, p का मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। और 3 और 5 के बीच में क्या है, 3 और 5 के बीच में है m का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है p है 5 और 4 के बीच में, तो आप क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह। सबसे पहले जहां पर गुणा का चिन्ह होता है उसको सॉल्व किया जाता है। 15 को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 10 3 30, वैसे मन में ही ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हो सकता है आप में से कई लोगों की मैथ्स नहीं होगी, ठीक है। तो 10 3 30 हो गया, माइनस 30 और 5 को 20, ठीक है। ये प्लस वैसे ही रहेंगे, 5 को 20 हो जाएगा। अब जो है उसके बाद वो स्थान को हल किया जाता है जिसमें अदर वो होता है, मतलब जैसे, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, सॉरी प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। सबसे पहले प्लस के चिन्ह को सॉल्व किया जाता है। जब दो संख्याओं में एक माइनस और एक प्लस होती है तो उसमें से उस समय क्या होता है, ऐसी स्थिति में घट जाती है, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घट जाती है, और चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह आता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए किस तरीके से इसको करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 15 था, 15, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 30 में से प्लस 20 घट जाएगा, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 30 में से 20 गया, माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमको क्या प्राप्त हुआ, 15 माइनस 10, ठीक है। 15 में से 10 गया, कितना आ गया भाई, 5 आया। तो उत्तर 5 कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में उत्तर 5 देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला है 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योग होता है, तो 3 के पहले 5 गुणांकों का योग कितना होगा भाई। देखो 3 का पहाड़ा लिख देना आपको 5 तक, ठीक है, सीधे सीधे। देखिए योग करने इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा कैसे करेंगे वो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, ठीक है। 15 और 12 कितना होगा, 27, 27 और 9 कितना होता है, 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45। तो प्रथम 5 गुणांकों का योग कितना हो गया, 45। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है, 3 मिनट में वो कितने शब्द टाइप करेगी भाई। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, ठीक है, कितने शब्द, 2700, ठीक है। 2700 शब्द कितने घंटे में हल कर रही है, 1 घंटे में टाइप कर रही है, यानी कि 60 मिनट में 2700, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, इसको 1 0 से 0 काट देंगे, और इसका भागा इसमें जो है 6 का भागा 2700 में दे देंगे। 6 कितना आएगा, 6 चक्को 24, 6 चक्को 24, 25 26 23, 6 पंचे 30, यानी कि 45 आया, ठीक है। यानी कि वो 1 मिनट में कितने शब्द टाइप कर दे रही है, 45। तो भाई 3 मिनट में कितने करेगी, अब 1 मिनट में 45 करेगी तो 3 मिनट में कितने करेगी, 3 गुणा क्या कर देंगे आप, 45 कर देंगे, तो 135 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। तो 25 छात्र हैं भाई, उनकी औसत आयु क्या है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 है, यानी कि 25 गुणा हम क्या कर देंगे इसको, 25 गुणा 17 करेंगे, ठीक है। 25 गुणा 17 करेंगे तो जितना आएगा उसका फिर आगे क्वेश्चन पढ़ लो आप। हम यदि इनमें हम अध्यापक की आयु भी जोड़ दें तो ये औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाता है भाई। देखो पहले 25 छात्र थे, उनकी औसत आयु 17 आई थी, उसके बाद एक टीचर भी इनके साथ बढ़ गया, तो ये कुल में आगे कितने लोग हो गए, 26 लोग हो गए, और इनकी औसत आयु में 1 साल की बढ़ोतरी होगी, गुणा 18 हो गया, ठीक है। तो गुणा 18 हो गया। अब 26 गुणा 18 कितना आता है, और 25 गुणा 17 कितना आता है, इन दोनों को गुणा करके नीचे वाले में से ऊपर वाले को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को आप घटा देंगे तो इनकी आयु जो है तुरंत निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका 43 आंसर आएगा, ठीक है। 43 यानी कि टीचर की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 43 वर्ष होगी, ठीक है। नीचे वाले में से 18 गुणा 26 आप करेंगे, जितना आएगा उसमें से 17 गुणा 25 को आप घटा देंगे, ठीक है। जितना इसमें आया होगा, जितना इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, वो 43 आएगा घटा के, ठीक है। ऑप्शन ए।
आगे एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए, टोकरे में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। भाई देखो एक टोकरे में 400 अंडे हैं कुल मिला के, उसमें से 8 दर्जन सड़ गए। 8 दर्जन का मतलब 12 96 होता है, ठीक है। यानी कि कितने अंडे सड़ गए भाई, ठीक है, कितने अंडे सड़ गए, 96 अंडे सड़ गए हैं। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि 400 का कितना परसेंटेज 96 होगा, ठीक है। तो 400 का कितना परसेंटेज 96 होता है, जब आप इस तरीके से 400 गुणा 100/100 करेंगे, ये 0 से 0 जो 0 कट गए, ठीक है। और 4 का भागा 96 में देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चक्को 16, तो 24 आ गया, ठीक है। तो 24% अंडे तो सड़ चुके हैं। अब 100 में से 24% अंडे सड़ गए, तो 100 में से 24 घटाएंगे 76 आ जाएगा, यानी कि सी 76%। आंख बंद करके इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों की मैथ्स होगी वो तो हल भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बता देंगे, लेकिन जिन लोगों की मैथ्स नहीं होती है उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 76% इसका सही जवाब है। आगे निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है, ठीक है। मौलिक मात्रा कौन सी है भाई, यहाँ पर लंबाई जो है मौलिक मात्रा होती है, मूल मात्रा, ठीक है। चलिए, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, तो ये मासर ताल है, इसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है। आगे 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हैं तो इसके बाद वो फिर एक साथ कब बदलेंगी, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर है ये 7 मिनट 12 सेकंड इसका सही उत्तर है। इनका लॉसन निकाल के देख लेना और उसके बाद इसको सॉल्व करके थोड़ा लंबा लॉसन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, ये 7 मिनट 12 सेकंड इसका सही उत्तर है। आगे यदि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द आपको चुनना है दिए गए विकल्पों में से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान है, तो बिस्मिल्लाह खान क्या है, एक शहनाई वादक है दोस्तों। रविशंकर क्या बजाते थे, रविशंकर सितार वादक हैं, ठीक है। रविशंकर क्या है, सितार वादक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च का कोड जो है, मार्च का कोड लिखा है LZQBZ, तो अप्रैल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो मार्च का कोड अब देखेंगे यहाँ पर जो है M से ठीक पहले L होता है, ठीक है। LM, Z से ठीक पहले AQR, ठीक है। इस तरीके से BC और GH ऐसे होता है, ठीक है। उसी तरीके से अब A को देखो, A के लिए Z यूज हो जाएगा क्योंकि Z से पहले ठीक A आता है, ठीक है। उसके बाद Q के लिए क्या हो जाएगा R, ठीक है। उसके बाद O से ठीक अप्रैल है ना, AP, देखिए, ठीक है, ऐसे होता है। Z A के लिए Z आ जाएगा, ऊपर P है, P से पहले क्या आता है O, ठीक है। R से पहले क्या आता है Q। अब देखो ZOQ किस में आ रहा है, फर्स्ट में ZOQ एक ही में है, A ऑप्शन में, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज के इसमें H और K ये भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आगे है लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है, ठीक है। प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है और बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट बाद इसकी घोषणा की जाती है। अगली बस 4:30 अपराह्न पर जाएगी, अपराह्न मतलब शाम के टाइम पे। देखिए 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे होता है, ठीक है। तो 4:30 बजे कितना होता है, 16:30, शाम के 16:30 पे एक बस जाने वाली है, अगली बस, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले वाली बस कितने बजे गई होगी, 4 घंटे पहले गई होगी, क्योंकि प्रत्येक बस 4 घंटे बाद जाती है। तो हम इसमें से 4 घंटे घटा देंगे, ये 30 का 30 ही रहेगा, ठीक है। बाकी 16 में से 4 गए, ये 12, यानी कि जो पहली बस गई थी वो 12:30 में गई थी। अब 12:30 में बस गई तो उसके 20 मिनट के बाद इसकी घोषणा हुई होगी, अगली बस 4:30 में जाएगी शाम को, ठीक है। यानी कि 12:30 में ये बस गई तो इसमें प्लस 20 मिनट और जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 12:50, ठीक है। 12:50 में इसकी घोषणा हुई होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक हो जाएगा। अगला है एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में, देखिए 80 पैर, एक भैंस के पास कितने पैर होते हैं भाई, एक भैंस के पास 4 पैर होते हैं। अगर 80 पैरों का एक भैंसों का झुंड है तो यानी कि 20 चक्को 80, यानी कि टोटल कितनी भैंसें खड़ी होंगी वहाँ पर, 20 भैंसें, तभी तो 80 पैर हुए होंगे, 20 भैंसें खड़ी हुई, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, तो आधी भैंसों का एक सींग था, ठीक है। यानी कि 20 में से आधे भैंस यानी कि 10 भैंसों के पास केवल कितना सींग था, एक ही सींग था, एक टूट गया होगा, ठीक है ना। और शेष आधी के पास 2 सींग थे, जो बाकी के आधे 10 आधे थे उनके पास कितने सींग थे, उनके 2-2 सींग थे, ठीक है। यानी कि 10 भैंसों के पास 2 सींग और 10 भैंसों के पास केवल एक सींग था। तो 10 दूना 20, यहाँ पर तो 20 सींग हो गए
और यहाँ पर केवल 10 ही सींग होंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहे कि तो झुंड में कुल कितने सींग, 20 सींग और प्लस 10 सींग, कुल मिला के कितने सींग, 30 सींग। ठीक है, उस झुंड में 30 सींग होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे, निम्न की श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा। अगला अक्षर कौन सा होगा, देखिए आप यहाँ पर KLMN, ठीक है, देखिए KLMN, बीच में OP, O और P को हटा दिया गया है, QRST, U और V को हटा दिया गया है। ठीक है, 2 अक्षर बीच में हटा करके 4 फिर लिखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर को देखिए JKJI, ठीक है, HIH भी लिख लो, चलो HIJKLMN। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, क्योंकि बीच के ये 4 एक साथ लिख रखे हैं, इन चारों को लिखा है, बीच में से 2 J और I को हटा दो, उसके बाद क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाएगा, H वाला। ठीक है, H आ जाएगा इसमें। लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। ठीक है, एक मैदान की लंबाई कितनी मीटर है, 90 मीटर है और चौड़ाई इसकी 70 मीटर है। एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। भाई देखिए, मैदान जो है ना, मैदान की लंबाई तो है 90 और चौड़ाई है 70। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना अगर शुरू करेगा तो उसके पूरा इसका एक चक्कर लगाने में उसको कितना लगेगा, देखिए 70 90 70 90। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे आप, कितना आ जाएगा ये 70 90 70 90 सबको जोड़ करके ये आ जाएगा भाई 320 मीटर। यानी कि इसकी परिधि जो है कितनी आ जाएगी, 320 मीटर। एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लग रहा है, 320 मीटर लग रहा है। तो भाई 5 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको 5 चक्कर लगाने हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में 320 लग रहा है, तो 5 चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा भाई, 5 दूना 0, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, तो 5 दूना 5 15 1 16, तो 1600 मीटर उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के उसको 1600 मीटर चलना पड़ेगा, यानी कि लगभग किलोमीटर में इसको देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, बस अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस इसको सूत्र को रख लो इसको। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय के सूत्र में इसको रखोगे तो आपका उत्तर जो है सीधा सीधा आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट लगेंगे इस बंदे को इसका पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, मैंने पूरा ही बता ही दिया लगभग तो इसमें खाली आपको इस सूत्र में रखना है, आपको मैंने बता दिया है 1.6 से बता ही दिया है। ठीक है, और कितना समय लगेगा उसको 6 से गुणा कर देना तो आपका मिनट में वो समय आ जाएगा। आगे है 24 मिनट। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस तो आपको पता ही होगा, पर्यावरण दिवस भाई 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी भाई, 1948 में हुई थी। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष इकाई है भाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या इस तरीके से। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापने की इकाई है। आगे है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ठीक है, D2O ड्यूटोरियम, तो D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। आगे वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, 2020 की बात है ये, 2020 में ये जो है इसको टाइप किया होगा, पेपर ये 2016 का है, लेकिन जब इस जहाँ से हमने लिया है इस सोर्स से, तो वहाँ पर जब ये क्वेश्चन को इन्होंने टाइप किया होगा तो 2016 की जगह इन्होंने 2020 लिख दिया, तो अभी 2021 चल रहा है, तो आप 2021 में भी बताएंगे भाई कौन है 2020 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही जवाब है सुनील अरोड़ा भैया। ठीक है, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद अगला सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, RTI। ठीक है, RTI जिसको बोला जाता है, RTI बड़े आसानी से लगा भी देते हो आप 10 रुपये में, तो यही है, तो ये 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, RTI। उसके बाद है भूकंप अंकन किया जाता है। भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से अंकन किया जाता है, यानी कि मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता वगैरह है ना, तो ये सिस्मोग्राफ से मापते हैं। आगे वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2015 के लिए दोस्तों अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी दोनों को किया गया था, उपरोक्त दोनों को। ठीक है,
आगे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संशोधित है, ठीक है, संबंधित है दोस्तों, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को पहले 33% आरक्षण दिया जाता था, इस समय 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे दिया गया है पंचायती राज में, ठीक है। चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इसका आपको कमेंट करना है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसके बाद बाकी के 50 क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। अभी फिलहाल इस पार्ट को देखो, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई समझ में नहीं आया, कोई मिस्टेक हुई है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।